तकरीबन 2000 साल से मुगलों के गुलाम रह चुके हमारे देश को जब एक व्यापार करने आई कंपनी ने धीरे धीरे धोखे से गुलाम बना डाला तो मानो जैसे देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे देश और देशवासियों को गुलामी की आदत पड़ चुकी थी। अब इन गुलामों का मालिक कोई मुगल हो या फिर कोई अंग्रेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रहना तो बस एक गुलाम की तरह ही था। जब कोई जानवर भी जन्म के साथ ही खुद को बेड़ियों में बंधा पाता है तो वो ये समझ ही नहीं पाता है कि उसका जन्म इन बेड़ियों में बंधी गुलामी में ही था या इसके बाहर भी कोई आज़ाद दुनिया है जहां वो खुद की मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, अपनी मर्जी से रह सकता है, अपनी मर्जी से खा सकता है और अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है, यानी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था हम भारतीयों के साथ भी, जब हम आज़ादी का मतलब तो दूर, आज़ादी शब्द को ही भूल गए थे। ये बात थी तब की जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, ना केवल अंग्रेज़ों का बल्कि उसके 2000 साल पहले से मुगलों का भी। कुछ ऐसी हालत हो गई थी हमारे देश की और देशवासियों की कि उन्होंने गुलामी में रहने को ही अपनी नियति मान ली थी। फिर अचानक से 1857 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देशवासियों को ही झकझोर कर रख दिया, और जो लोग सदियों से आज़ादी का मतलब ही भूल चुके थे उसे पाने के लिए बेताब हो गए। और बेताबी भी ऐसी कि पूरे के पूरे देश ने ही एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर डाला, और जिसे नाम दिया गया रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का विद्रोह। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से कि क्या था 1857 के विद्रोह के पीछे का सच। उससे पहले अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाएँ कैसे हमने आज़ादी पाने की शुरुआत की। तो बात तब की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश पर कब्जा कर अपना शासन चलाने लगी थी। कंपनी अपने नियम से शासन चला रही थी, अपने खुद की सेना बना रही थी और नौकरशाही, अफसरशाही जैसे लोगों की पूरी एक हिरार्की बना रखी थी, जिससे वो इस देश पर आसानी से शासन कर सके। और तो और हैरत की बात ये थी कि ये सब करने में ज़्यादातर भारतीय ही उन्हें साथ दे रहे थे, जिसमें ना केवल भारतीय सैनिक ही शामिल थे बल्कि राज परिवार भी शामिल थे। उनकी इन्हीं सहायताओं की वजह से यह अंग्रेज शासन चलाने के लिए अपनी नई नीतियां बना रहे थे जो बिल्कुल उनके अनुकूल थी और हमारे देश के लोगों के प्रतिकूल थी। कुल मिलाकर केवल उनके हित के लिए ही बनाए जा रहे नियमों के अनुसार वो शासन चला रहे थे। जिन नीतियों के असर से ना राजा रानियां छूते थे, ना ही आम जनता और ना ही उनके साथ देने वाले जमींदार या उनकी ही फौज के सिपाही जो भारतीय थे, और किसान जो सबसे निचले तबके में आने लगे थे, उनकी तो बात ही ना करे तो अच्छी है, क्योंकि उनसे बदतर जीवन तो किसी और का था ही नहीं उस दौर में। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, और तो और उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया जा रहा था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। शासन चलाने के लिए नए नए नियम बनाए गए एवं जबरन उसे न केवल आम जनता पर बल्कि राज परिवार पर भी थोपा गया, जैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अगर राजा का कोई वारिस नहीं है तो उसके दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र या उसकी पत्नी को राजगद्दी नहीं सौंपी जाती थी। अंग्रेज उस रियासत को हथिया लेते थे और अपनी कुछ सैन्य टुकड़ी वहां रख देते थे। बदले में राज परिवार को पेंशन के तौर पर कुछ पैसे दे दिए जाते थे। इसी नियम के तहत रानी लक्ष्मीबाई से उनकी राजगद्दी छीन ली गई। कई बार तो अंग्रेज एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को पेंशन भी नहीं देते थे, जिसमें एक नाम आया नाना साहब का, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे।
जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। नए नियम के तहत अवध के रियासत को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अवध अंग्रेजों द्वारा कब्जे में ली जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी, जिसे 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यहाँ तक कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से भी मुगल बादशाह का नाम अब हटाया जाने लगा। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। यह तो बात राज परिवार की थी। अगर बात आम जनता की करें, जिसमें ज्यादातर गांव के किसान और जमींदार थे, उनसे भारी भरकम लगान व कर वसूली सख्त तौर तरीके से लिया जा रहा था, जिससे वो काफी परेशान थे। कर्ज के कारण किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। एक तरफ इधर किसान और जमींदार परेशान थे, तो दूसरी तरफ कंपनी के तहत ही काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान हो गए थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, जिसके तहत एक नियम ये बनाया गया था कि युद्ध के लिए उन्हें समुद्र पार कर दूसरे देशों में भी जाना पड़ता था। लेकिन कई रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसी मान्यता थी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। कुछ ऐसा ही नई राइफल के इस्तेमाल के तरीके से भी हुआ। इन राइफलों के बारे में यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जिसके इस्तेमाल से ऐसी मान्यता थी कि मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः इन दोनों स्थितियों में सिपाहियों ने अंग्रेजों की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बदले उन्हें कड़ी सजा दी गई, जिससे भारतीय सिपाहियों में असंतोष बहुत बुरे तरीके से फैल चुका था। साथ ही साथ ज्यादातर सिपाही जो खुद किसान भी हुआ करते थे, उनकी भी जमीनें कर्ज की वजह से हाथ से निकलती जा रही थी, जिस कारण से किसानों का जो गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था, बहुत तेजी से सिपाहियों के अंदर भी फैल गया, जिस कारण से बहुत सारे लोग यह मानने लगे थे कि उन सब का शत्रु एक ही है, जो शायद विद्रोह की मानसिक शुरुआत थी। पर जमीनी तौर पे इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे नाम का एक युवा सिपाही बैरकपुर में अपने अफसरों और सिपाहियों पर हमला कर वहां से बंदूकें छीन ली और कई अफसरों की जानें ले ली, जिसके बदले में उसे फांसी पर लटका दिया गया तथा साथ देने वाले 85 सिपाहियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई, जिससे सिपाहियों में पूर्ण रूप से असंतोष फैल गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेजी अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया, इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, परंतु बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर
अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस कदम से बगावत को बहुत बल मिला और लगभग पूरे देश ने एक साथ बगावत कर डाली, जिसमें एक तरफ तो रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ नाना साहब, जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, तो दूसरी तरफ नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विजरिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को देश का बादशाह मान लिया गया। बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लक्ष्मीबाई नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। फैजाबाद के मौलवी, बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह, बरेली के सिपाही, तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने लगभग कंपनी के शासन को पूरी तरीके से हिला डाला था। लेकिन अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और इसी के साथ ही विद्रोह की जो थोड़ी बहुत आग कहीं बची हुई थी, उस बची खुची आग ने भी अंतिम सांस ले ली। पर जाते जाते उसने भारतीयों में आज़ादी का स्वप्न तो दिखा ही दिया था, जो स्वप्न आगे चलकर 1947 में पूरा हुआ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ। आज के इन्फॉर्मेशन वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।